हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। यूटेट की इस प्रीवियस क्वेश्चन सीरीज में आप सभी को स्वागत है। जैसे कि आप सभी को पता है, हम स्टेप बाय स्टेप यूटेट के 27 सितंबर को होने वाले एग्ज़ाम के रिगार्डिंग प्रीवियस ईयर पेपर क्वेश्चन जो है सॉल्व करने जा रहे हैं, जिसमें हमने 2024 से लेकर 2019 तक के सीडीपी के सारे सेक्शन कवर कर लिए, ईवीएस के सारे सेक्शन कवर कर लिए, लैंग्वेज के कुछ पेपर्स कवर कर लिए हैं। ऐसी मैथ्स का हमने 2024 का पेपर कवर कर लिया। आज इस वीडियो में हम 2023 का मैथ्स का सेक्शन सॉल्व करने जा रहे हैं। हो सकता है ये वीडियो थोड़ा लंबी हो जाए, क्योंकि हम इसमें और चीज़ों में क्या होता है कि आपको आंसर बताना होता है। इस चीज़ में हम क्या करेंगे, आपको क्वेश्चन के आंसर बताने के साथ साथ जहाँ पर पॉसिबल हो सकेगा जो है क्वेश्चन को समझाने की कोशिश करेंगे। और फॉर्मूलेज वगैरह लगते हैं तो सॉल्यूशन निकालने में टाइम लगता है। बिल्कुल आप लोगों को ध्यान से देखना है, क्योंकि पैटर्न जो होता है लगभग सेम ही होता है। आपको क्वेश्चन लगभग सेम ही देखने को मिलते हैं। हो सकता है वो डिजिट ऊपर नीचे हो जाए, पर आपको मोस्ट ऑफली क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर पेपर क्वेश्चन बेस्ड देखने को मिलते हैं। तो इसलिए ये PYQ की सीरीज आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती है आने वाले एग्जाम के रिगार्डिंग। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर के बेल आइकन जो को दबा जरूर लीजिएगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, यदि समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 4 सेंटीमीटर हो तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए, समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो a√3 होता है, ठीक है। ए जहाँ पर भुजा के लिए प्रयोग किया जाता है तो a√3 इसका एरिया निकल जाता है। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा, 4√3, ठीक है। डायरेक्ट निकल रहा है क्वेश्चन का आंसर। आगे देखिए, यदि वृत्त की त्रिज्याओं का अनुपात 2:5 है तो उनकी परिधियों का अनुपात क्या होगा। देखिए, ये क्वेश्चन आता है आपसे, इसमें परिधि का अनुपात भी पूछा जा सकता है, और अगर वो क्षेत्रफल होता वो क्षेत्रफल का भी अनुपात पूछ सकता था, और अगर कोई ऐसी चीज़ होती 3D आकृति उसका आयतन का भी अनुपात पूछा जा सकता है, ठीक है। 3 क्वेश्चन इस तरीके के बन सकते हैं। आइए मैं तीनों को बता देता हूँ, ठीक है। अगर देखिए वृत्त है, इसमें परिधि में का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr, ठीक है। तो भुजा की एक माप की गणना हो रही है, तो r एक माप है उसकी गणना कर रहे हैं, ठीक है। अगर ये वृत्त का क्षेत्रफल पूछते हैं तो वृत्त का क्षेत्रफल आपको पता है πr² होता है, ठीक है। r² मतलब भुजा की 2 माप का वो हो रहा है, तो r इसकी भुजा है उसका स्क्वायर किया जाता है। तो 2 तरीके की 2 मापों का गणना की जा रही है। अगर यहाँ पर वृत्त की जगह गोला होता है तो गोले का जो आयतन होता है वो 4/3 πr³ होता है। तो यहाँ पर r³ के फॉर्म पे 3 मापों की गणना की, 3 विमाओं की गणना कर रहे हैं, ठीक है। परिधि में 1 माप की गणना होती है, क्षेत्रफल में 2 मापों की गणना होती है। जैसे आपने आयत का क्षेत्रफल होगा, लंबाई गुणा चौड़ाई होता है, और परिधि में 1 ही होती है, 1 यूनिट में निकाला जाता है, क्षेत्रफल में 2 यूनिट, और आयतन में 3 डायमेंशन में उसका चीज आयतन निकाला जाता है। तो आयतन में 3 मापों की गणना करी जाती है। अगर हमसे पूछा गया है, परिधि के लिए पूछा गया है, ठीक है, तो परिधि हमें 1 माप को दर्शाती है। तो 1 माप के लिए हमारा फॉर्मूला हमेशा सिंगल रेशियो में ही होता है, ठीक है। तो जो भुजा का अनुपात होता है वही क्या है, परिधि का अनुपात होगा हमेशा के लिए, ठीक है। 2:5 ये ही परिधि का अनुपात होगा। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा इसका। अब अगर क्षेत्रफल पूछा होता तो r² के फॉर्म में होता, तो r का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 हो जाता, और 5 का स्क्वायर 25 हो जाता। अगर क्षेत्रफल पूछा हो जाता तो आपका ऑप्शन ए राइट होता। समझ रहे मेरी बात को, r² के फॉर्म में क्षेत्रफल होता है तो यूनिट का भी स्क्वायर कर देंगे तो 4:25 आ जाता। अगर ये चीज़ गोले पर आयतन के रूप में लग रही होती तो हम इस पर r का क्यूब करना पड़ता, तो 2 का क्यूब 8 और 5 का क्यूब 125 हो जाता, ठीक है। आ रही होगी, आई होप आपको बातें समझ में। आपको डायमेंशन देखनी है कि किस डायमेंशन में पूछा गया। परिधि के लिए केवल r 1 यूनिट का प्रयोग होता है, तो 2:5 परिधि हो जाती, परिधि के लिए अनुपात हो जाता। अगर क्षेत्रफल का अनुपात पूछता है तो 4:25 हो जाता। अगर आयतन का अनुपात पूछता है तो 8:125 हो जाता। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, गणित के सिद्धांत, सूत्रों तथा विषयों का विश्लेषण करने के प्राय उद्देश्य क्या होते हैं। ज्ञानात्मक उद्देश्य, अवबोधात्मक उद्देश्य, प्रयोगात्मक उद्देश्य और प्रशंसात्मक उद्देश्य। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अवबोधात्मक उद्देश्य, ठीक है। पार्टिसिपेशन ऑब्जेक्टिव ये हो जाएंगे कि बच्चे उसमें पार्टिसिपेट करें और उसके बाद उन चीज़ों को सीखें, गणित के सिद्धांत से पार्टिसिपेट करके चीज़ों को सीखें। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 4, रेखागणित के विभिन्न मापों को पढ़ना कौन सा प्राय उद्देश्य है, ठीक है। जो रेखागणित के आपके ज्योमेट्री के माप होते हैं उनको पढ़ना, वो कौन सा उद्देश्य प्राप्य उद्देश्य कह रहा है। इसका जो राइट ऑप्शन है, ज्ञानात्मक उद्देश्य, अनुप्रयोगात्मक, अवबोधात्मक और कौशलात्मक। देखिए आपको पता होगा कि ज्योमेट्री में आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें, ज्योमेट्री आप तब सीखते हो जब आप उसकी एक बारीक से बारीक चीज़ों को
अवलोकन करना सीख पाते हो तो आप एक स्किल डेवलप करना सीखते हो ज्योमेट्री में, ठीक है। जब आपके अंदर ज्योमेट्री सीखने की स्किल डेवलप होगी तभी आप उस चीज़ों का अवलोकन कर पाओगे, ठीक है। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो कौशलात्मक हो जाएगा, क्योंकि आप स्किल ऑब्जेक्टिव इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौशलात्मक उद्देश्य माना जाता है, ठीक है, ज्योमेट्री में, क्योंकि आपको बताओगे कि स्केल का मापन करना, पटरी प्रकार की सहायता से, चांदा की सहायता से, इन सब चीज़ों का ये स्किल बेस्ड आपकी स्किल्स हो जाती हैं, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 95। जब छात्र को किसी नवीन समस्या का हल करना होता है तो वो प्रयोग करता है। देखिए कौन सी समस्या कह रहा है, नवीन समस्या। नई समस्या मतलब जो उसकी लाइफ में पहली बार आ रही है, नवीन समस्या है। उसके लिए आगमन विधि, वार्तालाप विधि, विश्लेषण विधि और व्याख्यान विधि। अब आपके सामने कोई एक नई प्रॉब्लम आ रही है तो आप क्या करोगे, सबसे पहले उसका एनालिटिक मेथड से उसका यूज करोगे, विश्लेषण करोगे वो प्रॉब्लम है क्या, ठीक है। आप उसके बारे में समझने की कोशिश करोगे, विश्लेषण करने की कोशिश करोगे कि वो प्रॉब्लम है क्या और आप उसको कैसे सॉल्यूशन निकाल सकते हो, ठीक है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 96। ज्ञात से अज्ञात की ओर, ठीक है, ज्ञात से अज्ञात की ओर कौन सी विधि होती है, अन्वेषण विधि, विश्लेषण विधि, संश्लेषण विधि और व्याख्यान विधि। इसका राइट आंसर हो जाएगा संश्लेषण विधि, ज्ञात से अज्ञात की ओर होती है। ऑप्शन सी राइट आंसर है। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 97। गणित की सर्वप्रथम विकसित शाखा कौन सी है, अंक गणित, बीज गणित, सांख्यिकी और ज्यामिति। देखिए आपको सबसे पहले पता होना चाहिए जो मैथमेटिक्स की जो पहली यूनिट डेवलप हुई थी वो अर्थमेटिक के तौर पर हुई थी, तो क्योंकि अंकों का खेल ही है वो सबसे पहले। गणित जब आया था तो अंकों के बेस पर ही गणित का प्रयोग माना जाता है, और जो बीज गणित, सांख्यिकी, ज्यामिति है ये सब चीज़ें बाद में डेवलप हुई जब मैथ्स का ब्रॉड लेवल पर डेवलपमेंट होता है। पहली यूनिट जो थी वो अंक गणित के तौर पर विकसित की गई थी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 98। गणित की सर्वाधिक उपयोगी पुस्तक में क्या होता है, ठीक है। आप अब इसको देखिए, आप नॉर्मल एक एनसीईआरटी की बुक्स भी ले सकते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी एक रेगुलर बुक्स है जो हम यूज करते हैं। तो उस बुक में क्या होता है, हल किए गए उदाहरण, अनेक उदाहरण तथा अभ्यास के लिए कुछ प्रश्न होते हैं, पर्याप्त मात्रा में हल किए गए उदाहरण तथा अभ्यास के लिए अधिक प्रश्न होते हैं, सभी अभ्यास प्रश्न हल किए हुए होते हैं, उपरोक्त सभी। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपने देखा होगा एक चैप्टर में मुश्किल से मुश्किल 8 से 10 उदाहरण होते हैं जो सॉल्यूशन के साथ दिए होंगे, लेकिन जो क्वेश्चन होंगे वो 20, 25, 30 क्वेश्चन इस तरीके से होते हैं। मतलब एक लिमिटेड अमाउंट में आपके क्वेश्चन जो होंगे वो सॉल्व एग्जाम्पल के तौर पर दिए होंगे, परंतु प्रैक्टिस के लिए अच्छे खासे क्वेश्चन दिए रहते हैं, ठीक है। तो इसलिए ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 99। देखिए सही क्रम आपको बताना है कि सही क्रम क्या है। अब 5/8, 3/5, 7/4 और 5/6, आप इन सभी को इसने अरेंज किया हुआ है, आपको सही अरेंज दिखाना है। देखिए सबसे पहले 5/8 को सॉल्व करेंगे हम, तो इसकी यूनिट आ जाती है 8 से कटेगा 8 से 5 कटेगा 0.648, 2 बचा, फिर उसके बाद 62, ठीक है। पॉइंट के बाद 2 स्थान तक हम इसकी वैल्यू निकाल देते हैं। अगला है 3/5, इसकी वैल्यू निकालेंगे तो 30, 0.6 इसकी वैल्यू आ जाएगी। अगला है 7/4, तो ये आ जाएगा आपका 1.3 बचा, तो 30, 1.7, ठीक है। अगला है हमारे पास 5/6, इसको सॉल्व करेंगे तो 0.78, ठीक है, 0.8 के आसपास है। अब देखिए सबसे पहले सबसे छोटा लगाना है आपको। सबसे छोटा कौन सा है आपके पास, 0.6 है। 3/5 सबसे पहले होगा, ठीक है। 3/5 आपका ऑप्शन 2 और 4 में है। उसके बाद अब इनको नंबर दे दीजिए, ठीक है। पहला, दूसरा ये हो जाएगा 5/8, तीसरा ये हो जाएगा 5/6 और चौथा ये हो जाएगा 7/4। तो ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। 3/5, 5/8, 5/6 और 7/4, बी बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। कुछ नहीं करना, आपको सॉल्यूशन निकालना है और उनको सीक्वेंस वाइज अरेंज कर देना है। आगे देखिए दो संख्याओं का गुणनफल 42.987 है। यदि उनमें से एक संख्या 12.46 है तो दूसरी संख्या क्या होगी, ठीक है। अब देखिए कुछ नहीं करना है, 12 का इसमें भाग देना है, आपको संख्या निकल के आ जाएगी, ठीक है। अब बहुत सारे बच्चे डरते हैं कि पॉइंट के बाद इतना बड़ा दिया है, कुछ मत करो, आप पॉइंट को हटा दो पूरा, ठीक है। 3 स्थान तक हटा दो। अगर आप इसको एक विधि में बता देता हूँ आपको, 42,987 हो जाएगी। यहाँ पर 3 स्थान तक दशमलव हटाए, इसको डिवाइड कर देंगे 12,460 से, ठीक है। तो दशमलव के बाद 3 स्थान आपने दशमलव हटा कर जो आएगा उसमें 3 स्थान दशमलव लगा दोगे तो आपका राइट आंसर आ जाएगा। एक विधि। दूसरी विधि मैं बताता हूँ आपको। दूसरी विधि क्या है, अब देखिए 12 का डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो। 12 चौको 48 होता है, 4.35 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 48, ये तो 42 है, तो ये नहीं होगा, टर्मिनेट कर दिया आपने एक ऑप्शन, ठीक है। अगला है 3.5, 3.55, 3.45। अब देखिए एक बीच का आइडियल ले लीजिए 3.5, ठीक है। माना 3.5 ले लिया हमने, तो 12 3 36 होता है, प्लस
0.5 का मल्टीप्लाई करेंगे 12 पर कितना होता है, तो 6, 12 और 6 36 और 6 42। लेकिन 0.5 का मल्टीप्लाई फिर 4 टाइम्स और करना पड़ेगा। 5 जब को 20 होता है तो इसमें 2 और जुड़ जाएगा, 20 का पॉइंट में जाएगा क्योंकि 0.46 है तो 2 और जुड़ेगा तो ये 44 हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं 44 भी 42 से ज़्यादा हो रहा है, तो 3.5 से बड़े 2 ऑप्शन ये एलिमिनेट हो जाएंगे हमारे पास, क्योंकि 3.5 ही ज़्यादा हो रहा है तो 3.54 तो और भी ज़्यादा होगा, 3.54 भी 55 भी ज़्यादा होगा, तो बचेगा 3.45। ये आपका राइट आंसर है। 2 तरीके से आप निकाल सकते हो, ठीक है। एक आपने भागा दे के निकाला, एक एलिमिनेट करके निकाला, इस तरीके से ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 101 है 5 की पावर n-2 इंटू 3 की पावर 2n-3 इज इक्वल टू फिर 135, तो n की वैल्यू क्या होगी। देखिए 135 का फैक्टर करोगे तो आपको पता है कि 15 नमा 135 होता है। अगर आपको फिर तोड़ोगे इसको 5 गुणा 27, ठीक है, 15 को आपने तोड़ दिया 5 गुणा 3 में, तो ये हो जाएगा 5 और 3। अगर आप इसके पावर में निकालोगे तो 5 की पावर 1 होता है गुणा 3 की पावर 3, इस तरीके का आएगा, 3 3 9 13 27। अब देखिए n-2 की वैल्यू कितनी है, n-2 की वैल्यू 1 है। अगर 5 की पावर देखो ना यहाँ पर, अगर आप इस तरीके से समझो 5 की पावर कितनी आ रही है, 1 आ रही है, यहाँ 5 की पावर n-2 है तो n-2 की वैल्यू 1 है, तो n की वैल्यू ऑब्वियसली बात है -2 इधर जाएगा +2 हो जाएगा, तो n इक्वल टू 3 हो जाएगा। अब अगर 3b में 3 की पावर में एग्जैक्ट आ रहा है तो हमारा आंसर सही हो जाएगा। अब देखिए 3 की पावर कितना है 2n-3 इक्वल टू यहाँ कितना है 3 की पावर 3 है, 3 ये सही है। n की जगह 3 रखो तो 3 दूना 6, तो 6 - 3 इक्वल टू 3, बिल्कुल सही है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, n की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 3, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। n की वैल्यू कितनी है, ऑप्शन बी 3 राइट आंसर है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 102, यदि x - 6 डिवाइडेड बाई 4 माइनस x - 4 डिवाइडेड बाई 6 इक्वल टू 1 - x/10, तो x का मान क्या निकालना है आपको, ठीक है। सॉल्यूशन सॉल्व करेंगे हम इसको सबसे पहले, ठीक है। अब देखिए इक्वेशन सॉल्व करने के लिए हमने एक कॉमन ले लिया, ठीक है। अब कॉमन लिया हमने 12, 4 और 6 का कॉमन जो होता है एलसीएम ले लिया हमने 12, तो यहाँ हो जाएगा आपका 3x - 18 माइनस ब्रैकेट में यहाँ बचेगा आपका 2x - 8 ब्रैकेट बंद इक्वल टू, अगर हम इसको भी सॉल्व करेंगे तो 10 - x/10, ये आपके पास बचेगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये माइनस का अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो -2x प्लस का 8 हो जाएगा ये, ठीक है। ये प्लस का 8 हो जाएगा तो ये माइनस का 2x, यहाँ बचेगा 3x - 2x, तो ये बचेगा x माइनस, ठीक है, ये प्लस का 8 हो जाएगा तो माइनस का 18, तो माइनस का 10/12 इक्वल टू 10 - x/10, ठीक है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ बचेगा ये 10x - 100 इक्वल टू 120x 120 - 12x, ठीक है। इसको सॉल्व कर रहे हैं हम अभी। देखिए कुछ नहीं बचा इसमें ज़्यादातर सॉल्व करने का, आ गया हमारा आंसर लगभग 10x - 100 इक्वल टू 120 - 12x, ठीक है। x की वैल्यू एक साथ पुट कर देंगे तो क्या बचेगा हमारे पास, ये 12x इधर आ जाएगा हमारा, ठीक है, 12x आपका इधर आ जाएगा और यहाँ 10x है तो ये बचेगा आपका 22x इक्वल टू बचेगा माइनस का 100 और 120 ये है तो ये बचेगा 220, ठीक है। 22x इक्वल टू 220, तो 22 से 220 कट जाएगा 10 टाइम, x की वैल्यू कितनी आ गई आपका 10 आ गई। सिंपल सा क्वेश्चन है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, x की वैल्यू 10 आ गई, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 103, 2 क्रमागत सम संख्याओं का योगफल 86 है तो संख्याएं होंगी। अब देखिए क्रमागत 2 संख्याओं का 86 है तो ये हो जाएगी x + 2, क्योंकि क्रमागत सम संख्या होगी, पहली संख्या x है तो अगली संख्या x + 2 हो जाएगी इक्वल टू 86। अब देखिए 2 इधर माइनस में जाएगा तो ये बचेगा 2x इक्वल टू 84, तो x की वैल्यू आ जाएगी 42। छोटी संख्या 42, बड़ी संख्या 44, आपको पूछा है छोटी संख्या तो 42 आपका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 104, यदि बड़ी संख्या तथा छोटी संख्या का अंतर न हो तो उन संख्याओं का योग जो है 81 हो तो छोटी संख्या क्या होगी, ठीक है। 2 संख्याएं हैं, एक बड़ी है एक छोटी है, उन दोनों का अंतर है 9, तो सेम वही है, एक संख्या x मान ली
तो प्लस दूसरी संख्या x प्लस 9 हो जाएगी, क्योंकि दोनों का अंतर 9 है, तो उनका योग कितना है 81 है। अब यहाँ से निकालो 2x की वैल्यू आ जाएगी, 9 माइनस कर देंगे तो यहाँ बचेगा आपके पास 72, x की वैल्यू बच जाएगी आपके पास 72/2 36। छोटी संख्या 36 आ गई, बड़ी संख्या 36 प्लस 9 करेंगे 41 आ जाएगी आपके पास। पूछा क्या हमसे, पूछा है हमसे छोटी संख्या, तो ऑप्शन बी डी राइट आंसर हो जाएगा 36। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा ये क्वेश्चन। अगर आपका किसी भी क्वेश्चन के रिगार्डिंग कहीं पर कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर लीजिएगा, आपका जो है क्वेरी दूर कर दी जाएगी। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 105। यदि पिता की उम्र पुत्र की उम्र से 3 गुना हो तथा उनकी उम्र का योग 56 वर्ष है, तो पुत्र की उम्र क्या होगी। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए माना पुत्र की उम्र x है तो पिता की उम्र कितनी हो जाएगी 3x, क्योंकि 3 गुना है, ऑब्वियस सी बात है। और उन दोनों का योग कितना है, कह रहा है 56। कुछ नहीं करना है आपको, 4x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 56, x की वैल्यू आ जाएगी 14, x की वैल्यू 14 आ गई, तो पुत्र की उम्र 14 वर्ष, x की पुत्र की उम्र थी तो 14 वर्ष किसकी उम्र आ जाएगी आपका, उसके पुत्र की उम्र आ जाएगी 14 वर्ष, और पिता की उम्र 3x की वैल्यू तो 14 थी 42, आपका पिता की उम्र अगर पूछता तो 42 वर्ष आ जाती है। ठीक है, बहुत सिंपल से क्वेश्चन है, आपको इसमें नॉर्मल सा सिंप्लीफिकेशन करना है उन सब चीज़ों में। ठीक है, दो संख्याएं 4:5 के अनुपात में है, यदि उनका योग 135 हो तो बड़ी संख्या। फिर भी अगला क्वेश्चन भी बहुत सिंपल है। देखिए 4:5 में है तो 4x प्लस 5x, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है हमें 135, तो 9x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 135। आपको पता है कि 9 से डिवाइड करेंगे तो 15 में 135 होता है, तो x की वैल्यू आ जाएगी 15। तो पूछा है हमसे बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या 5x है, तो 15 पंचे 75, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 75। ठीक है, छोटा पूछा होता तो 15 चौको 60, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाता, छोटी पूछी होती तो। ठीक है, आगे देखिए, दो संपूरक कोणों के बीच का अंतर 34 अंश है, तो छोटा कोण क्या होगा। संपूरक जो कोण होते हैं आपको यहाँ पर पता होना चाहिए कि संपूर्ण कोण क्या होते हैं। संपूर्ण कोण वो होते हैं जिन कोणों का योग 180 होता है। ठीक है, तो अब इन दोनों के बीच का अंतर अगर 34 है, तो माना हमने एक कोण x है, तो अगला कोण क्या हो जाएगा x प्लस 34, यही तो होगा, दोनों का अंतर 134 होगा, तो एक 34 उससे ज़्यादा होगा, छोटा कोण x होगा, तो दोनों की वैल्यू कितनी है 180 है। संपूरक कोण दोनों का योग होता है 180, तो 2x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 34 माइनस कर देंगे 180 में से, तो बचेगा 146, तो x की वैल्यू आ जाएगी कितनी 73। छोटा जो कोण हो जाएगा वो 73 हो जाएगा। आपसे पूछा छोटा ही कोण पूछा 73, अगर बड़ा पूछा होता तो 73 में 34 ऐड कर देते तो आपका बचता 107, 160 डिग्री का, हाँ 160 डिग्री का दूसरा कोण हो जाता आपके पास। ठीक है, तो छोटा पूछा है तो 173, बड़ा पूछता तो 160, ऑप्शन डी हो जाता। आगे देखिए, सरल संलग्न रेखा चित्र में x का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब देखिए बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर आपने 6, 7, 8 में अच्छे से पढ़ा होगा, 9, 10 में अच्छे से पढ़ा होगा, तो आप इसको क्वेश्चन को देखते ही कर सकते हैं। अब देखिए क्या होता है, आपने शीर्षाभिमुख कोण पढ़े होंगे, तो ऐसा होता है कि जब दो रेखाएं आपस में ऐसे क्रॉस कर रही होती है, तो यहाँ पर बनने वाले कोण, एक दूसरे के सम्मुख बनने वाले कोण क्या होते हैं, आपके शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं, और इनकी वैल्यू बराबर होती है। ठीक है, सेम ऐसे ये जो 5x है, इसकी वैल्यू इधर भी 5x ही बनेगी, और जो ये वाला 5x है, इसका सामने वाला कोण इधर 5x बनेगा, इस 2x के सामने वाला कोण इधर 2x बनेगा। ठीक है, तो ये आपके टोटल कोण बन गए, जो रिमेनिंग कोण थे वो बन गए। अब देखिए सबको जोड़ोगे तो 5 और 5 10, 10 और 5 15, 15 और 5 20, 20 और 4 24। ठीक है, 24x की वैल्यू कितनी होती है, एक बिंदु पर कितने डिग्री का कोण बनता है 360 का बनता है। 24x बराबर 360 ही, 12 से कट गया 2x, 12 से कट गया 12 3 36 30, तो x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 15। क्या पूछा है आपसे, x की वैल्यू ही पूछिए, तो 15 ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा तरीका ये भी था इसका, क्या तरीका था कि एक सरल रेखा पर कितने डिग्री का कोण बनता है, 180 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है, अगर माना ये सरल रेखा है तो 180 डिग्री का कोण बन रहा होगा, तो ये 5x के ऊपर वाला भी, ये भी शीर्षाभिमुख कोण कितना हो जाएगा 5x हो जाएगा। अगर सरल रेखा की बात करें तो ऊपर के क्या हो जाएगा 5x 5x 2x, तो कितना हो जाएगा 10 गुना 12x की वैल्यू होगी 180, क्योंकि सरल रेखा पे 180 का बनता है, तो x बराबर 180 को 12 से डिवाइड करेंगे तो 15 सीधे आ रहा है आपका 15 आ जाएगा। ऑप्शन बी, दो तरीके हैं इसको करने के, जैसा आपकी मर्जी वैसे कर सकते हो। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 109। किसी त्रिभुज में एक कोण सबसे छोटे कोण का 2 गुना तथा दूसरा कोण सबसे छोटे कोण का 3 गुना है। ठीक है, अब देखिए अच्छा क्वेश्चन है, आपको पता होगा कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग बनता है 180 डिग्री। पहला है x, दूसरा कितना है x प्लस, दूसरा उसके छोटे कोण का 2 गुना है, माना सबसे छोटा कोण है x, तो दूसरा कोण हो जाएगा 2x, और तीसरा कोण उसका 3 गुना है छोटे कोण का, तो अगला हो जाएगा 3x। इनकी वैल्यू कितनी आ रही है 180 डिग्री आ रही है। तीनों को जोड़ो x 2x और 3x, 3 2 5 और 1 6x, 6x की वैल्यू कितनी आ गई 180 डिग्री।
तो x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 30 डिग्री। आपसे क्या पूछा है, सबसे छोटे कोण का मान, सबसे छोटा x है तो x की वैल्यू 30, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगर बीच का कोण पूछा होता तो 60 डिग्री का आता और बड़ा कोण पूछा होता तो 30 या 90 डिग्री का कोण बड़ा वाला आता। ठीक है, 30 डिग्री सबसे छोटा कोण हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 110, यदि किसी त्रिभुज के कोण 2:3:4 के अनुपात में हो तो न्यून कोण का मान ज्ञात कीजिए। फिर वही है हमारे पास 2x + 3x + 4x, ये त्रिभुज के एंगल हैं, इक्वल टू 180 हो जाएगा। तो 4x 3x और 2x 4 3 7 2 9x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 180, तो x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से आपके पास 20। तो पूछा क्या है आपको, सबसे छोटा कोण, सबसे छोटे कोण की वैल्यू क्या थी, 2x के फॉर्म में थी, तो 20 × 40, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 40। आई होप आपको समझ में आ रहे होंगे सारे क्वेश्चन। अगला है, किसी त्रिभुज के बहिष्ठ कोण जो है वो 80 डिग्री है तो अन्य दो विपरीत कोण के आंतरिक कोण 3:5 में हो तो न्यूनतम कोण क्या है। देखिए इस क्वेश्चन को भी करने के दो तरीके हैं। देखिए आपको समझना होगा कि बाह्य कोण क्या होता है और आंतरिक कोण क्या होते हैं। ठीक है, माने त्रिभुज को मैंने एक साइड से बढ़ा दिया तो एक साइड की जो बाह्य रेखा है ये कहलाती है इसकी बाह्य कोण। ठीक है, ये है आपका कितना डिग्री, 80 डिग्री कह रहा है। ये अगर 80 डिग्री है तो इसके दो फॉर्मूले होते हैं। ठीक है, पहला क्या है, आपको ये पता होगा कि एक सरल रेखा पे 180 डिग्री का बनता है तो ये ऑब्वियसली बात है 100 डिग्री का कोण बन जाएगा। ठीक है, 100 डिग्री का बनता है तो कहीं ना कहीं ये दो कोण मिलकर बाकी का, क्योंकि त्रिभुज के तीनों अंतःकोण 180 का बनते हैं तो बाकी के ये दोनों का योग x, अगर इनको x और y मानते हैं तो x + y की वैल्यू कितनी हो रही है, 80 एंगल बन रहा होगा। ठीक है, x + y 80, क्योंकि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है, इसलिए x + y की वैल्यू 80 डिग्री होती है। अब दूसरा एक फॉर्मूला ये भी कहता है कि अगर किसी त्रिभुज का बहिष्ठ कोण जो है वो x है माना तो बाकी दो अंतःकोणों का योग भी x ही होता है। ठीक है, वो इस फॉर्मूले से ही डेरिवेट हुआ है, कहने का मतलब है। तो x + y की वैल्यू कितनी है, 80 डिग्री है। अब x और y का अनुपात कितना दिया है हमें, 3:5, तो ये हो जाएगा 3x + 5x इक्वल टू कितना हो जाएगा 80। तो 3x और 5x को जोड़ेंगे तो 8x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 80, तो x की वैल्यू आ जाएगी 10 यहाँ से। ठीक है, कितनी आ गई, x की वैल्यू 10 आ गई। अब 10 आ गई तो हमारे पास क्या है कि सबसे छोटा कोण निकालना है, तो x की वैल्यू 10 है तो छोटा कोण क्या हो जाएगा 3x के फॉर्म में था, तो 30 आपका ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा 30 डिग्री। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। जहाँ पर समझ में नहीं आ रहा है एक बार रिवाइंड करके जरूर देख लीजिएगा, दूसरे बार में आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भुजाएं लंबाई के समायोजन में त्रिभुज का निर्माण संभव नहीं है। ठीक है, किन से त्रिभुज संभव नहीं बन सकता है, कह रहा है 2 3 4 ये रेखाएं दे रखी हैं कि कितने सेंटीमीटर की या मीटर की लंबाई हो सकती है यूनिट में, 2.5 1.5 और 4 4 3 5 और 7 8 9। अब देखिए ये क्वेश्चन आपका बार बार रिपीट किया जाता है। आपको सिंपल सा क्वेश्चन, आपको एक चीज़ याद रखनी की, त्रिभुज के किन्हीं दो, अगर ये त्रिभुज बन रहा होगा तो त्रिभुज के किन्हीं दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा के योग से बड़ा होता है, बराबर नहीं होता, बड़ा होता है हमेशा। ठीक है, हमेशा देख के चेक करके देख लीजिए, 2 3 5 होता है तो 4 से बड़ा है। ठीक है, अगर इसको ऐसे चेक करना है तो 4 और 3 7 है, 2 से बड़ी है, और 4 और 2 6 है तो 3 से बड़ी है। इस तरीके का कॉन्सेप्ट आपको लगा के देखना है सभी चीज़ों में। ठीक है, तो आपका ए तो नहीं होगा। अगला देखिए 2.5 और 1.5 कितना होता है, 4 होता है, तो 4 क्या 4 से बड़ा है, नहीं है बड़ा, बराबर है, बराबर भी नहीं होता, बड़ा होना चाहिए, तो ऑप्शन बिल्कुल बी राइट आंसर हो जाएगा। इससे त्रिभुज का निर्माण नहीं बन पाएगा। ठीक है, अगला 4 3 5 था, ये आपको पता है कि पाइथागोरस प्रमेय में बनता है, 4 अगर इधर 3 इधर और 5 इसका विकर्ण बन जाता है इसका, ये भी ठीक होगा और ये भी ठीक होगा। तो ऑप्शन सही जो है इसका बी ऐसा ऑप्शन है जिसमें से त्रिभुज का निर्माण संभव नहीं है, तो बी राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 113, यदि एक व्यक्ति पहले 10 मीटर पूर्व की ओर तथा फिर 24 मीटर उत्तर की ओर चलता है, प्रारंभिक बिंदु से उसकी न्यूनतम दूरी क्या होगी। अब ये पाइथागोरस प्रमेय पे बेस्ड ही क्वेश्चन है। ठीक है, 10 मीटर आप पूर्व की ओर चले, ठीक है, उसके बाद यहाँ से 24 मीटर आप उत्तर की तरफ चल गए, तो न्यूनतम दूरी आपसे ये वाली दूरी पूछ रहा है कि ये कितनी होगी, कौन सी, ये वाली। तो आपको पता है कि ये एक रेक्टेंगल एंगल बन रहा है, ठीक है, समकोण बन रहा है, तो उसके बाद ये जो पाइथागोरस प्रमेय हो जाती है, तो 24 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, 24 24 576 होता है, 10 का स्क्वायर 100 होता है, तो ये हो जाएगा 676, अंडर रूट 676 करोगे तो ये 26 इसकी वैल्यू आ रही होगी, 26 इसका विकर्ण निकल जाएगा, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। क्यों, कर्ण का विकर्ण बराबर लंब का विकर्ण धन आधार का विकर्ण, इस फॉर्मूले से आपको इसको निकाल सकते हो, पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं इसे। ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 114, 6 मीटर
तथा 11 मीटर ऊंचे दो खंभे समतल मैदान पर 12 मीटर की दूरी पर हैं, उनके शीर्षों के बीच की न्यूनतम दूरी क्या होगी। ये भी एक पाइथागोरस प्रमेय है, पर आपको सिचुएशन समझनी पड़ेगी। एक 6 मीटर का खंभा है, एक आपका कितना है 12 मीटर का खंभा है, ठीक है, ये 12 मीटर का खंभा है, और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है 12 मीटर की, सॉरी ये 11 मीटर का है, ठीक है। ये आपको देखिए 11 मीटर की दूरी दे रखी है और ये 6 मीटर की दूरी दे रखी है। अब आपको समझना पड़ेगा, ये 6 मीटर का है तो ऑब्वियस सी बात है कि ये डिस्टेंस भी 12 मीटर की होगी, ठीक है, और यहाँ तक 6 है तो ये भी 6 होगा, तो रिमेनिंग जो हो जाएगा वो 5 हो जाएगा। आ रही है ना चीज़ें समझ में। टोटल आपका 11 है तो ये भी 6 होगा, क्योंकि इधर भी 6 था, ये बराबर अगर तो, और ये डिस्टेंस इस डिस्टेंस के बराबर होगी, ये लंबाई इस लंबाई के बराबर होगी। अब आपको देखना क्या है, आपको ट्रायंगल बना के देखना है। फिर से आपने यहाँ से ट्रायंगल क्रिएट किया, ठीक है, फिर यहाँ से ट्रायंगल क्रिएट किया आपने। अब आपका क्या बन गया, रेक्टेंगल एंगल बन गया, ठीक है। इधर 5 है, इधर 12 है, तो ये वाले भुजा निकालनी कितनी होगी। तो 12 का स्क्वायर कितना होता है, 12 12 में 144, प्लस 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, दोनों को जोड़ेंगे तो 169 आ जाएगा। इसका अंडर रूट निकाल देंगे तो 13 13 में 169 होता है। तो ये भुजा आपकी 13 सेंटीमीटर आ जाएगी। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सिचुएशन समझनी है आपको कि कैसे एंगल्स बन रहे हैं, कैसी लंबाई निकालनी है आपको, ठीक है, चाहे वो डिस्टेंस हो दोनों के बीच की, या जो माइनस करना था 11 - 6 करके 5 जो इसकी लंबाई आई वो निकालना है। तो इस तरीके से आपका 13 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 115, समषटभुज में कितनी रेखाएं होती हैं, रेखाएं की संख्या कितनी है। अब समषटभुज कह रहा है, ऑब्वियस सी बात है कि 6 रेखाओं का ऐसा बंद आकृति जो प्रत्येक भुजा जिसमें समान लंबाई की होती है, और समषटभुज का मतलब होता है 6 भुजाओं वाला, ठीक है। तो 6 ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। इसमें घनाभ में कितने शीर्ष होते हैं। अब ऑब्वियसली बात है, आपने देखा होगा, अगर आपने रूबिक्स क्यूब देखा है तो आपको पता है कि वो एक घन या घनाभ के शेप का होता है। तो घनाभ इस तरीके का होता है, ठीक है, इस तरीके का आपका घनाभ होता है। तो इसमें कितने क्या पूछा है, शीर्ष पूछ रहा है। शीर्ष क्या होता है, ये होते हैं शीर्ष, ठीक है, 1 2 3 4, 4 ऊपर 4 नीचे, ठीक है, 3 4, ये इसके क्या हुए, कॉर्नर्स हुए। तो कितने कॉर्नर होते हैं, 8 कॉर्नर होते हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 117, 16 संख्याओं का माध्य 8 है, तो प्रत्येक संख्या में 2 जोड़ा जाए तो नया माध्य क्या होगा। बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है। माध्य जो होता है आपके औसत को दिखाता है। अगर औसत में ही प्रत्येक संख्या में 2 जोड़ेंगे तो औसत में भी 2 की वृद्धि हो जाएगी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 10। 8 + 2 माध्य में भी 2 जुड़ जाएगा, क्योंकि सभी संख्याओं में 2 2 2 जुड़ रहा है, तो माध्य में ऑटोमेटिकली 2 जुड़ जाएगा। तो 10 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 118, यदि एक आयताकार खेत की लंबाई 48 मीटर तथा विकर्ण 50 मीटर हो तो खेत का क्षेत्रफल क्या होगा। आपको समझना पड़ेगा। देखिए आयताकार खेत की लंबाई कितनी है 48 मीटर, और विकर्ण कितना दे रखा 50 मीटर। अब इस तरीके से समझिए इसको, ठीक है। तो खेत का क्षेत्रफल निकालना है आपको। एक आयताकार खेत ये है, ठीक है, इसकी जो लंबाई है वो 48 मीटर, और विकर्ण है जो इसका ये 50 मीटर है। कितना है 50 मीटर। अब ये भी एक पाइथागोरस प्रमेय बन रही है, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय बन रही है। आपको यहाँ देखना पड़ेगा, ये रेक्टेंगल ट्रायंगल होगा। तो आप कैसे निकालोगे, 50 का स्क्वायर कितना होता है 2500, और ऐसे 48 का स्क्वायर 48 × 48 करोगे तो 48 का स्क्वायर 64 4, और 8 दूना 16, 16 चुको 64, 64, एक सेकेंड, हाँ 48 का स्क्वायर निकालना है आपको। 48 8 8 64 4 हासिल 6 4 और 6 0 7 4 को 16 16 और 7 16 4 20 3 23, ठीक है। ये आपका बचा 2304। अब इसको माइनस कर देंगे इसमें से, क्योंकि एक्स स्क्वायर की वैल्यू जो चौड़ाई है उसके स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी। तो 2304 अगर ये माइनस करेंगे तो 196 बचा। 196 का अंडर रूट होता है आपके पास, 14 का स्क्वायर होता है 196। तो आपके पास जो इसकी चौड़ाई आ गई वो कितनी आ जाएगी 14 मीटर, ठीक है। 14 मीटर खेत की चौड़ाई आ जाएगी, क्योंकि पाइथागोरस प्रमेय लगा के देखो 50 का स्क्वायर बराबर लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। लंबाई का स्क्वायर 48 का स्क्वायर होता है 2304, प्लस इसमें से दोनों को माइनस कर देंगे तो 196 बचा। 196 स्क्वायर होता है आपका 14 का, ठीक है। तो 14 आपके पास क्या आएगी, चौड़ाई आएगी। अब 14 × 48 करोगे तो आपके पास एरिया निकल के आ जाएगा। तो यूनिट डिजिट से ही निकाल लेते हैं हम। 8 को 32, यूनिट का डिजिट 2 आएगा आपके पास, तो 2 एक ही में हमारे पास 672 आपका जो है एरिया निकल के आ जाएगा 672, ठीक है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। मल्टीप्लाई करके देख लो 672 ही आएगा इसका, 48 × 14, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 119 है हमारे पास।
एक आयत का परिमाप 100 सेंटीमीटर तथा इसकी लंबाई 35 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए आयत का परिमाप क्या होता है, परिमाप 2 इंटू एल प्लस बी होता है, ठीक है, कितना है 100। अब एल की वैल्यू दे रखी है भाई कितना 35 दे रखी, तो ये हो जाएगा 2 इंटू एल 70 प्लस 2b इजक्वल टू 100। तो 2b की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 70 माइनस 100 माइनस 70 तो 30, तो b चौड़ाई आ जाएगी यहाँ से 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई आ जाएगी। तो आयत का क्षेत्रफल कैसे निकालना है, तो 35 लंबाई दे रखी है, 35 गुणा 15 करो, 15 × 75 की 5 हासिल 7, 15 × 45 और 7 50 2 52 525 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे चलिए, अंतिम क्वेश्चन है इस वीडियो का। एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 72 सेंटीमीटर तथा परिमाप 32 सेंटीमीटर है, तो इसकी ऊंचाई ज्ञात करिए। देखिए समचतुर्भुज क्या होता है, ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो, ठीक है। अब क्या करना है आपको, इसका परिमाप दे रखा है, तो परिमाप से हम इसकी एक भुजा निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। परिमाप क्या होता है, चारों भुजाओं का योगफल होता है, ठीक है। चारों भुजाओं का योगफल अगर 32 है और वो समचतुर्भुज है तो बराबर भुजाएं होंगी, डिवाइडेड बाय 4 करेंगे तो 8 इसकी क्या आ जाएगी, भुजा आ जाएगी। परंतु हमें निकालनी क्या है, ऊंचाई। अब समचतुर्भुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है भुजा गुणा ऊंचाई। भुजा की वैल्यू कितनी है 8, ठीक है 8, और ऊंचाई कितनी है h इक्वल टू कितनी है आपका 72 दे रखा है। इसका क्या आपने देखा होगा 72 दे रखा है इसका क्षेत्रफल। 8 गुणा x इक्वल टू 72, 8 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा x की वैल्यू 9, x की वैल्यू 9 आएगी। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 9 सेंटीमीटर। आई होप आपको ये वीडियो सीरीज पसंद आ रही होगी और मैथ्स के क्वेश्चन में जो है सॉल्यूशन करने में टाइम लगता है, आपको समझ में आ रहे होंगे कि कैसे कैसे चीज़ें क्वेश्चन कैसे सॉल्व किए जा रहे हैं। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई क्वेरी थी, कहीं पर कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर लीजिएगा, मैं उसको दोबारा से आपको सॉल्यूशन दे दूंगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपना फीडबैक देना जरूर मत भूलिएगा, क्योंकि आपके फीडबैक से हमें मोटिवेट करता है आगे ऐसी वीडियो बनाने के लिए। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।